आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं अकुश श्रीवास्तव जी, देश के जाने माने पत्रकार, मेरे पूर्व बॉस, और अभी हिमाचल से लौटे हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया मौका था कि उनसे तुरंत लपक कर बात कर ली जाए हिमाचल के बारे में, क्योंकि कल से वहां पर हिमाचल में एक अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। कल सब प्रत्याशियों का जो फ्यूचर है वो मतपेटियों में बंद, सॉरी ईवीएम में बंद हो जाएगा। मतपेटियों की आदत पड़ गई है कहने की, ईवीएम में बंद हो जाएगा और फिर एक लंबा समय इंतजार का होगा कि साहब नतीजा आएगा 8 दिसंबर को। और मुझे लगता है तब तक आप सब हमारा ये वीडियो इत्मीनान से देखते रहेंगे। सर बताइए, हिमाचल में जब आप लास्ट टाइम आप साथ कल परसों ही लौट के आए, वहां क्या स्थिति सर आपको लग रही थी इस बार? देखिए हर्ष जी, पहले बहुत आभार आपका कि आपने आमंत्रित किया इसके लिए। लेकिन जहां तक हिमाचल का सवाल है, हिमाचल एक छोटी विधानसभा है और 68 सीटों की विधानसभा है, 4 संसदीय क्षेत्र हैं और उस 68 सीटों की विधानसभा के साथ में ज्यादातर, मैं ज्यादातर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, होता ये रहा है, बड़ी कांटे की लड़ाई रही है, होती रही है और कई बार ऐसा होता है कि 30-32 सीटें आती हैं, 2-3-4 निर्दलियों के पास होती हैं और कुल मिला के चाबी जो है निर्दलियों के पास हो जाती है। ज्यादातर होता है, पिछली बार को अगर आप छोड़ दें तो हमेशा ऐसा ही होता रहा है और उसमें बहुत बहुमत से सीटें लोगों के पास, दलों के पास नहीं होती और मूलतः वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ही हिसाब किताब रहा है। बीच में सुखराम ने अपनी कोशिश की अलग तरीके से थोड़ी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं रहे, वो मूल रूप से कांग्रेस ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से। और हिमाचल की राजनीति में जो है वो इस बार भी यही नजर आता है कि पिछली, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पिछली बार जरूर ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें ज्यादा थी और बहुत आसानी से उनकी पिछली बार बीजेपी की 44 थी और कांग्रेस की 21। वही बता रहा हूं मैं, तो उस सीटें ज्यादा थी और इस बार ऐसा नहीं लगता। और इस बार नहीं लगने के कारण ये हैं, एक कारण ये है कि शुरू में तो ऐसा लगा था कि आम आदमी पार्टी थोड़ा ठीक ठाक तरीके से चुनाव लड़ना चाह रही है और उसने प्रत्याशियों को भी सूची जारी कर दी थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ और बाद में लगता ऐसा है कि उसने अपना ध्यान पूरी तरीके से गुजरात में कर दिया और अब दिल्ली में करना होगा उन्हें। शायद एक वजह ये भी रही होगी और उन्हें वहां शायद ये भी नजर आने लगा होगा कि क्योंकि वहां वोट केंद्रित रहता है। ये बात ऐसा भी नहीं है कि वहां आम आदमी पार्टी को कुछ वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वायदे ऐसे कर रखे हैं जिससे निश्चित रूप से वोट मिल सकते हैं। और जिन्होंने जो दोनों ही पार्टियों से तंग आ गए हो, जिसे कह सकते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो वो वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति सिर्फ ऐसी ही होगी कि अपनी एक कुछ वोट्स की होगी। एक वजह ये है और दूसरी और ज्यादा बड़ी वजह ये है हर्ष, आपको बताऊं कि वो है वहां पर विक्षुब्धों का, डिसिडेंट्स का होना। 7 विधानसभा के विधायक, मतलब जो 7 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनको टिकट नहीं मिला। उनको टिकट ना मिलने की वजह से वो विद्रोही रहे और एक लोकसभा के हैं सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, सांसद थे कृपाल परमार, उनका है, वो सामने मैदान में आ गए। और इसी तरीके से 10-12 लोग ऐसे हैं जो विधायक बनना चाहते थे, यानी कि उन्होंने पार्टी में काफी लंबा समय लगाया था और उनको टिकट नहीं मिला। ये एक नंबर भारतीय जनता पार्टी का है और इसी से मिलता जुलता नंबर कांग्रेस का है, थोड़ा कम है उनका, 14-15 लोगों का है, उनके यहाँ भी टिकट नहीं मिले हैं कुछ लोगों को। और फिर उसके अलावा जो एस्पिरेंट थे वो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हिमाचल में जैसे मानते हैं, जानते हैं लोग और मानते हैं कि टर्न वाइज लोगों की सत्ता आती जाती रही और इस बार कांग्रेस का टर्न था, तो कांग्रेस के भी चाहने वाले ठीक ठाक थे, तो इस लिहाज से वहां पे भी यही हाल रहा। लोगों को बैठाने का सिलसिला शुरू हुआ और तो और बहुत बड़े स्तर पर हुआ, लेकिन कई जगह सफलता मिली और कई जगह सफलता नहीं मिली। प्रधानमंत्री को फोन करने पड़े सब लोगों का को। मुकाबला होगा और हार जीत का अंतर वैसे भी हिमाचल में कम होता है। वहां पर 20 सीटें लगभग, पिछली बार का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो वो ये बताती हैं कि आपको जो 3000 से कम वोट वाले हार जीत है वो
इतने नंबर थे। फिर उसके बाद 1000 से कम वाले में भी काफी लोग ऐसे थे जो हारे जीते थे। मुझे लगता है ये नंबर इस बार हार जीत का बहुत ज्यादा बड़ा होगा और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो कहीं ना कहीं, आप दो पार्टियां जरूर हैं लेकिन वो कहीं ऐसा लगता है मामला ज्यादातर सीटों में त्रिकोणीय ना फंसता हुआ नजर आए। तो सर क्या मतलब आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि जैसे पिछली बार की फिगर बता रही है कि 44-21 कांग्रेस और बीजेपी की, तो ये आप कह रहे हो कि और ज्यादा क्लोज आएगा? बिल्कुल ये क्लोज ज्यादा आएगा। बड़ा मार्जिन से जो भी जीतेगा वो ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतेगा? नहीं, ये मार्जिन तो निश्चित रूप से सबका, मतलब आप ये मान सकते हैं 70% सीटों का मार्जिन जो है बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो पहले लोग होता था, हिमाचल में भी लोग जीतते रहे 20-22 हजार वोटों से, विधानसभा छोटी होती है तो 20-22 हजार वोटों जीतते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बार 20-22 हजार से जीतने वाले हो सकता है शायद 6-7-8-10 ही लोग हों जो बहुत लोकप्रिय हों, अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हों। 10-12 ही लोग हो सकते हैं ऐसे, और बाकी जो मार्जिन है वो 5 से 10 हजार के बीच में ज्यादा बड़ा रहेगा और 5 हजार से कम में भी जो जीत हार होगी वो काफी लोग होंगे और वो संख्या, मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं वो संख्या 25 के आसपास ना हो। सर जयराम ठाकुर जो एज ए सीएम है, उनको लेकर जितनी भी खबरें आती हैं, जितनी भी लोग लिख रहे हैं या खबरें आ रही वहां से जो फीडबैक मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि वहां लोगों का आम परसेप्शन ये बन गया है कि ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं है, ये कोई योगी आदित्यनाथ की तरह या मतलब शिवराज चौहान उनकी तरह लोकप्रिय नहीं है। क्या ये बात सही है सर? योगी आदित्यनाथ बनने में 30 साल लगे। शिवराज सिंह चौहान मतलब अब तो 3 टर्म से मुख्यमंत्री एक तरीके से, चौथा टर्म उनका, एक बीच का टर्म अगर वो जोड़ घटा दिया जाए तो वो उस तरह हो गए, तो वो बनने में बहुत टाइम लगता है। जयराम ठाकुर उस तरीके की चीज नहीं है, लेकिन एक चीज और अच्छी है उनके साथ में, जयराम ठाकुर के साथ में, कि अनुभवी नहीं है बहुत, लेकिन ये भी है कि बहुत अलोकप्रिय भी नहीं है। लोकप्रिय नहीं है तो बहुत अलोकप्रिय भी नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकप्रियता और लोकप्रियता का जो समीकरण रहा है वो 36 का रहा है। जैसे वीरभद्र सिंह हिमाचल के सबसे लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। शांता कुमार पहले दौर में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन दूसरे दौर के आते आते वो बहुत ही अलोकप्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने उनसे नाता तोड़ दिया था। इसी तरीके से धूमल साहब का था। धूमल साहब भी लोकप्रिय और लोकप्रिय ज्यादा रहे, फिर दूसरे दौर में वो बहुत ज्यादा उनको वो नहीं किया गया, लेकिन लोकप्रिय रहे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी, शांता कुमार नाम एक ऐसा है जो अलोकप्रिय की श्रेणी में माना जा सकता है, और उनको लेकर के उनके इलाके के अलावा या सरकारी कर्मचारी जब उनकी बात करता है तो वो बहुत लोकप्रिय नहीं माने जाते हैं। जयराम ठाकुर बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं। पिछले चुनाव में ही जब बाई इलेक्शन होते तो आपको याद होगा 3 उपचुनाव हुए थे, एक लोकसभा का था, वो सब सीटें भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी थी और बहुत बुरी गत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के एक कह सकते हैं कि जमीन निकल गई थी। लेकिन लोगों का ये कहना था, मैं जितने लोगों से मैंने बातचीत की, कहने भारतीय जनता पार्टी से निराशा नहीं थी, वो जयराम ठाकुर से निराशा थी उनकी, और वो एक सबक सिखाना चाहते थे और शायद ऐसा लगता है उन्होंने सबक सीखा, भारतीय जनता पार्टी ने सबक सीखा और फिर नए तरीके से लड़ाई लड़ी और लड़ करके काम आगे बढ़ने की बात की। लेकिन वही है कि लोकप्रियता की श्रेणी में तो उनको नहीं रखा जा सकता, और खास तौर से अगर आप योगी और शिवराज सिंह चौहान, योगी तो इस समय पूरे देश में काफी लोकप्रिय है, उनकी मांग भी उसी तरीके से है। और मैं जब था तो वहां नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सब लोकप्रिय होने के लिए बहुत लंबे पीरियड की जरूरत है सर। पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में वो कर दिखाया उत्तराखंड में, इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। पुष्कर सिंह धामी का दूसरा एक खेल था। पुष्कर सिंह धामी लोकप्रिय है, तो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हार कैसे जा सकता है? लेकिन हारा। पुष्कर सिंह धामी ने करेक्शंस काफी किए थे। उन्होंने ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की नीति तैयार की थी उत्तराखंड में, और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे और जिन्होंने बहुत अपने आप को बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की, वो हारे इसलिए या उनकी लोकप्रियता कम काफी इसलिए हुई
कि उन्होंने नए-नए तरीके से नियम कानून और वो जैसे धर्मार्थ को लेकर के उत्तराखंड में था, धर्मार्थ संस्थाओं को लेकर के और धर्मार्थ जो वहाँ धार्मिक स्थल है उनको लेकर ट्रस्ट के बना दिया था। ट्रस्ट बना के वो सब वापस करने पड़े और उन्होंने कम से कम 4 ऐसे बड़े कदम थे जो वापस करने पड़े। फिर पुष्कर धामी जो है, वो एक बिल्कुल ज़मीनी नेता की तरीके से उन्होंने काम किया था, तो वो एक अंतर था। जयराम ठाकुर ज़मीनी नेता की तरीके से भी बहुत सारा क्योंकि हिमाचल बड़ा है, उस हिसाब से सीटें बड़ी कम बड़ा है। सर हर जगह मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है कि उत्तराखंड में फटाफट 2-3 सीएम चेंज कर दिए बीजेपी ने, और गुजरात में भी सीएम चेंज किया गया चुनाव से पहले ही, और ये चर्चा हिमाचल प्रदेश में भी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर अलोकप्रिय हैं जयराम ठाकुर, तो सर इन्हें चेंज क्यों नहीं किया? इन्हें चेंज करने में क्या रिस्क लग रहा था बीजेपी को? देखिए ऐसा है, जयराम ठाकुर का चेहरा नहीं बदला गया, लेकिन वहाँ फिर काम एक तरीके से जेपी नड्डा कर रहे थे और जेपी नड्डा ने अपनी बागडोर संभाल ली थी क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हिमाचल हारेंगे तो बहुत बुरी इमेज जेपी नड्डा की जाएगी। तो ये शीर्ष स्तर पर ये तय किया गया कि चेहरा भला ही वही रखा जाए, लेकिन वहाँ नज़र क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल की रग-रग से वाकिफ़ हैं, वो वहाँ के इंचार्ज रह चुके हैं 30 साल पहले लगभग वहाँ पर, तो इसलिए वो हर एक को हर तरीके से जानते भी हैं। तो वहाँ मूल रूप से जेपी नड्डा को किया गया और जेपी नड्डा ही एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है वहाँ। फिर जयराम ठाकुर को भी समझाया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई होंगी, तो मुझे लगता है जयराम ठाकुर अलोकप्रिय नहीं है, लेकिन लोकप्रिय भी नहीं रह गए अब। अब खास तौर से उनकी स्थिति ऐसी है, जो अलोकप्रिय भी नहीं है। तो एक चेहरे के तौर पर भला हो, लेकिन अब आगे और ये इसी सवाल में अंदरूनी एक सवाल छुपा हुआ है कि क्या जयराम ठाकुर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, तो क्या जयराम ठाकुर बने रहेंगे? ये एक अभी सवाल ऐसा है जो हवा में है। तो वह दूसरी की जैसा कि हर पार्टी करती है खास तौर से जेपी नड्डा और बाकी लोग ये कहते रहे हैं कि नहीं साहब जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसकी अपनी अलग राजनीतिक पेच है, खेल है, वो एक अलग सवाल होगा और मुझे लगता है कि उस पर चुनाव के बाद में ही विचार होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो, लेकिन अगर कांग्रेस आई तो क्या होगा ये भी आपको समझना होगा और इसकी संभावनाएं आप नकार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा ये है इस समय कि वो सरकार में है लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं है अभी उसके। आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हवा नहीं चल रही है, कोई लहर नहीं चल रही है उसके खिलाफ। तमाम कमियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट लहर नहीं चल रही। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसको मतलब जो वहाँ की हवा चलती है, जहाँ वहाँ का जो नियम है, वहाँ की जो प्रकृति है, एक के बाद एक बार ये, वो उस हिसाब से तो उसको आ जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास दिक्कत सिर्फ ये है कि वहाँ करिश्मेटिक अब लीडर नहीं है, वीरभद्र नहीं है वहाँ पर। वीरभद्र की जगह पे कौन है? प्रतिभा सिंह है, उनकी वाइफ है, मुकेश अग्निहोत्री हैं, जो हमीरपुर इलाके के ही हैं। और विधायक चौथी बार मेरे ख्याल से लड़ रहे हैं, 3 बार जीत चुके हैं, बहुत अच्छे लोकप्रिय विधायक हैं और भी लोग हैं, लेकिन सुक्खू है वहाँ, सुखविंदर सुक्खू हैं और बहुत सारे नेता हैं जिनके अपने खेमे अलग बंधे हुए हैं और कांग्रेस आलाकमान ने भी उनको खेमे हुए तरीके से लिया। लेकिन प्रियंका गांधी वहाँ लगातार लगी हुई हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वहीं डेरा डाल रखा है। प्रियंका गांधी से मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। अभी तक जो मैंने बहुत सारे एनालिसिस देखे उत्तराखंड के चुनाव के भी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के भी, और अब इसके बारे में भी बातें होने लगी हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग सर ऐसा है पत्रकारों में भी और मीडिया में भी जो ये कहता है कि प्रियंका गांधी जहां भी कैंपेन करेंगी वहां तो बहुत बुरी स्थिति होगी, ये फ्लॉप एक सिक्का है बिल्कुल। और प्रियंका गांधी जहां पे पंजाब में और उत्तराखंड में जीतने के चांसेस थे वहां प्रचार नहीं करी, उत्तर प्रदेश में घूमती रही। अब राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के यहाँ आना चाहिए था, उन्होंने प्रियंका गांधी को भेज दिया। प्रियंका गांधी को तो सर केवल लोग देखने जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि इन्हें देखने के अलावा वोट नहीं देते लोग इनके कहने से। देखो ऐसा है हर्ष, मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ। प्रियंका गांधी भी एक तरीके से, आप लोग होता क्या है, आप हम सब लोग जो है राहुल गांधी को क्योंकि सरकार में
या सांसद के तौर पर देखते रहे हैं और लंबे समय से देख रहे हैं, तब भी उनके ऊपर कुछ टैग लगा देते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने इमेज बनाने की अपनी ठानी है, वो एक अलग सवाल है, अलग तरीके की बातचीत है। उसी तरीके से प्रियंका गांधी को आप एकदम से क्यों मान लेते हो कि वो इंदिरा गांधी हो जाएंगी वो? तो प्रियंका गांधी को भी डेवलप होने में टाइम लगेगा। राजनीतिक रूप से वो बहुत कम समय से सक्रिय हैं और अब उन्होंने अपनी एक जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से की तरीके से जो इमेज बनाना शुरू की है, वो करने की कोशिश कर रही हैं। जब गाड़ी आपकी खड्डे में गिर जाए, आप पहाड़ में रहते हो और आप 200 फीट नीचे गिर जाए, फिर 200 फीट से ऊपर उठा के लाने में, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां 200 क्या वहां 500 फुट के नीचे गिरी हुई है कांग्रेस, तो उसको तो समतल भी लाने में टाइम लगेगा और कितनी मेहनत लगेगी। तो कोई भी चाहे होगा कर रहा है अपनी कोशिश, कर पाता है नहीं कर पाता, मान लो उसके पास क्रेन ही बहुत पुराना सड़ा गला हो। उत्तर प्रदेश का जिक्र सर मैंने इसलिए किया था क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में एक एक टिकट प्रियंका गांधी ने बांटा कि हम ये एनजीओ चलाने वाले को देंगे, ये मिस इंडिया को देंगे, ये जो रेप एक्टिविस्ट है इसको देंगे। और सर एक कहीं तो आपका प्रयोग कोई तो आपका थॉट प्रोसेस कहीं नजर आना चाहिए। जहां मैं कह तो रहा हूं ना, जब गड्ढा में 500 फुट नीचे चीजें गिरी हुई हो और आपके पास क्रेन पुराना हो, कभी टूटता है, कभी काम नहीं कर पाता है, कभी उसमें तार जोड़ के काम कराना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो आप ट्रायल एंड एरर पे ही जाते हो कि यार ये हो सकता है दाएं बाएं से नीचे से उठा लो तो शायद गाड़ी उड़ जाए थोड़ी सी, चलो जरा बाएं हाथ से थोड़ा पहाड़ काट के उठा लो तो उड़ जाए शायद, तो ट्रायल एंड एरर। और बहुत बड़ा गड्ढा था, हिमाचल में उतना बड़ा गड्ढा नहीं है, हिमाचल में गड्ढा है उनका लेकिन उतना बड़ा नहीं। वहां एक आकर्षण महिलाओं के वोट का है, लेकिन महिलाओं का वोट तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, इसे मैं यहाँ ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, कब्जा कर रखा है। और कब्जा कैसे कर रखा है ये बताता हूँ, बड़ा रोचक है मामला। भारतीय जनता पार्टी का जो एक घोषणा पत्र है वो महिलाओं के लिए समर्पित है। उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रेग्नेंट महिला होगी उसको 25,000 रुपए देंगे, लड़कियों को साइकिल देंगे, बच्चियों को जो छोटे स्कूल के, बड़ी बच्चों के स्कूटी देंगे। तो कर्ज माफी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छी बात है कि अगर वो वायदा करती है, जो मोदी जी शुरू हुआ, जो मोदी ने किसानों को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर जब किया, तो वायदे कर ले जाते हैं, वो अभी भी वहां है। और महिलाओं, वैसे भी मैंने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ में ज्यादा उनका झुकाव रहा है और अब भी वही दिख रहा है, तो वो इसलिए नहीं काउंटर कर पा रही। वैसे प्रियंका गांधी का अपना आकर्षण रहा है, उन्होंने इंदिरा गांधी की तरीके से कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन हर चीज का नतीजा हर बार हर समय नहीं निकल पाता। और खास तौर से जब गाड़ी पुरानी हो चुकी हो, इंजन में फिल्टर उसके बदले जाने हो, बहुत सारा काम किया जाना हो, तो वो प्रियंका गांधी कितनी अच्छी मैकेनिक हो सकती हैं, या खुद भी तो वो बड़ी मैकेनिक अच्छी नहीं है, अभी तो ट्रायल पे चल रही थी और तरीके से काम करने की कोशिश कर रही हैं। और अभी तक तो इनका ये रहा कि जहां जहां गई वहां असफल रही हैं, विफल रही हैं। तो जब विफल रही हैं तो सफलता पाने में कितना टाइम लगेगा? जितने बड़े भी उद्योगपति होते हैं जो नए होते हैं और फिर उसके बाद बड़े बनते हैं, तो कई बार वो गड्ढा खाते हैं। यहाँ पर थोड़ा तो समय हमने राहुल गांधी जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो राहुल गांधी को मिस नहीं करते? कौन नहीं करता यार राहुल गांधी को? कांग्रेस वाला तो कहेगा ही ना कि भाई, जब पूरी कांग्रेस, अब आज की तारीख में भी खरगे नहीं चला रहे हैं, कांग्रेस चला रहे हैं राहुल गांधी। लोग ये मान रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, मतलब गांधी परिवार ही कांग्रेस चला रहा है और उसी के हिसाब से चल रही हैं चीजें। तो उनको मिस क्यों नहीं करेंगे? उनकी अलग रणनीति है जिसपे हम लोग अलग से बात कर सकते हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, क्यों आए, तो लंबा मुद्दा है सर, लंबा सवाल है। लेकिन प्रियंका गांधी का आकर्षण है और अच्छी चीज उन्होंने ये की है कि वो इंडिविजुअली नाम लेकर के प्रत्याशियों के साथ घूम रही हैं, काम कर रही हैं। जैसे मैंने देखा मुकेश अग्निहोत्री के लिए उन्होंने बड़ी तारीफ की उनकी, वहां पर इन्होंने यहाँ पे ये बनवाया, ऊना में ये किया, यहाँ पर ये अस्पताल बनवाया, यहाँ ये किया। तो ये अच्छा है, कोशिश अच्छी है, लेकिन अब हर एक के पास में कोशिश होना, उम्र होना, लगातार जूझने की क्षमता होना, ये तीन बातें ऐसी हैं जो आसान। अब बॉटम लाइन बात बताइए सर,
जैसे बीजेपी की 44 और कांग्रेस की 21, आपको क्या लगता है सर, कितने नजदीक जाएगा ये मामला? मुझे लगता है कि अगर आप सीट से बात करेंगे तो सीट में ये करीबन बहुत हुआ, अगर बहुत हुआ तो ये किसी के पास 100% आप मान के चलो 30 सीटें होंगी और किसी के पास 37-38 सीटें होंगी, 2-1-3 हो सकता है निर्दलीय भी 3-4 लोग निकल जाएं, तो 28 बहुत हुआ तो 25, 26, 27 और 37, 28, 37, 3 इस तरीके के कुछ गणित निकल के सामने आएगी 68 सीटों में। अगर 35 की जरूरत है सर बहुमत के लिए, 35 की जरूरत है, तो बहुमत आपको बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है या नहीं? हाँ, वो मिलता नजर आ रहा है, उससे इनकार नहीं किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिलता नजर आ रहा है, उससे इनकार नहीं किया जाता। बीजेपी को एज है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर से आखिरी के दिनों में मोदी ने जाकर के जिस तरीके से बातचीत की है और अपना संपर्क जोड़ा है, वो एक है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, वो जो वायदा है ओपीएस का, वो वहां कई जगह काम करता दिख रहा है। और सर यूसीसी वाला मुद्दा जो उठाया था इन्होंने, नहीं, वो तो बेकार का मुद्दा है। आप ये बताओ, बीजेपी ने तो बिल्कुल बेकार का मुद्दा उठाया। जिस राज्य में 2 लाख मुसलमान हैं और आप कॉमन सिविल कोड की बात करने लग रहे हो, तो वो कोई बहुत मुद्दा नहीं काम रखता है। वो सिर्फ परसेप्शन, गुजरात में ही मुद्दा काम कर सकता है कि हमने देखे उत्तराखंड में किया, गुजरात में किया और हिमाचल में भी कर दिया। वहां के बड़े वर्ग के लिए काम कर सकता है। अनुराग ठाकुर की स्थिति क्या है सर वहां पे? अनुराग ठाकुर व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय आदमी है, ये मान के चलो आप। अनुराग ठाकुर के साथ सबसे सीएम इन वेटिंग है सर वो। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी में आप ये सब बातें नहीं कर सकते। सीएम इन वेटिंग साल भर पहले थे, अब कितने रह गए ये एक अलग सवाल है। लेकिन अनुराग ठाकुर की अच्छाइयां सब लोग आपको गिनाते हुए नजर आएंगे कि मिलते बहुत अच्छे हैं, बात करते हैं, हो सकता है काम भी कर देते हैं। तो अनुराग ठाकुर की बहुत अच्छी इमेज है और कई बार ये इमेज जो है वो बड़े नेताओं से अच्छी भी साबित होती दिखती है। मुझे तो कम से कम वहां यही नजर आया है और लोगों ने बहुत तारीफें की उनकी। लेकिन उनको कब आगे आला कमान करेगा, ये उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आज नहीं तो कल रास्ते तो बहुत सारे, पार्टी में तो बहुत सारे लोग हैं वहां जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अनुराग ठाकुर की जरूरत कहाँ मानी जाती है, केंद्र में, राज्य में, कहाँ अनुराग ठाकुर खुद क्या चाहते हैं, वो बहुत मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी में कि उनको वो कहाँ फिट करती है। चलिए सर, आपने काफी जानकारी दे दी, सब कुछ प्रियंका गांधी के बारे में बता दिया। वैसे प्रियंका गांधी रेजिडेंट भी है सर, वहां की घर भी है उनका। देखो, आप जो है प्रियंका गांधी के पीछे मत पड़ो, अभी उसको टाइम दो। राहुल को आपने इतना पीछे नहीं पड़ रहे हैं, ये कांग्रेस के ही लोग मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से आज तक पार्टी को फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान भले ही हो गया सर। ये ओपिनियन है सर, मैंने कई लोगों को सुना है कहते हुए। मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ कि नुकसान हुआ है। प्रियंका गांधी ने अपनी कोशिश की है, भूपेश बघेल वहां पर लगे हुए हैं और बहुत कायदे से लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास सरकार है, उनके पास सरकार कैसे बनाई जाती है इसका ज्ञान है और वो बहुत कायदे से लगे हुए हैं। और वो पूरा चुनाव एक तरीके से मुझे लगता है भूपेश बघेल के निर्देशन में लड़ा जा रहा है, जिसमें निर्देशन क्यों इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्रियंका गांधी को तो निर्देश देने की स्थिति में नहीं है वो, लेकिन फिर भी रणनीतिक तौर पर वो काफी कुछ कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को निकाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे हैं। तो इसलिए वो भूपेश बघेल की क्षमताएं जो है, वो अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में एक तो उम्र भी कम है उनकी, बड़े नेता साबित हो सकते हैं। अशोक गहलोत हैं, अब उम्र के दहलीज पर हैं, वहां से बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। भूपेश बघेल के साथ दिक्कत क्या है कि वो छोटे से राज्य के हैं। छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है और उस छोटे राज्य में एक सीमाएं हैं, एक बंधन है और दूसरा खतरा बहुत है, नक्सलियों का खतरा बहुत है। आज भी वो आसानी से नहीं उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि नक्सली तो कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये खतरे भी बहुत है भूपेश बघेल के साथ में, फिर भी ठीक से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए सर, थैंक यू आपका, आपने बढ़िया ओपिनियन दी सर इसमें और ये भी बता दिया कि बीजेपी एज पे है। देखते हैं सर कितने नजदीक तक जाती है कांग्रेस। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।